नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हिंदी कोर्स ए कृतका के अंतर्गत पाठ साना साना हाथ जोड़ी जिसके लेखिका हैं मधु कांकरिया। तो इस पाठ से संबंधित आज हम फिर आपके लिए शानदार प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर पहला, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? उत्तर, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नाया गंतोक लेखिका को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा था। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू कर दिया था कि लेखिका अपनी सुध बुध खो बैठी थी। उनके बाहर भीतर जैसे एक शून्य व्याप्त हो गया था। प्रश्न नंबर दूसरा, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? उत्तर, गंतोक एक पहाड़ी स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि गंतोक के लोग बहुत मेहनती होते हैं। वे जीवन चलाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वे मेहनत करने से डरते नहीं हैं और प्रकृति की गोद में जीवन के हर पल का आनंद लेते हैं। प्रकृति के वरदान के कारण उनकी जिंदगी राजाओं जैसी है, इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, कभी कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किस अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? उत्तर, बौद्ध धर्म में ये मान्यता है कि जब किसी बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला की मृत्यु हो जाती है तब शहर के बाहर 108 सफ़ेद रंग की झंडियाँ लगा दी जाती हैं। उन्हें हटाया नहीं जाता है, वे अपने आप नष्ट हो जाती हैं और जब किसी शुभ कार्य को शुरू करते हैं तब रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। प्रश्न नंबर 4, जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी? लिखिए। उत्तर, लेखिका जिस गाड़ी से यात्रा कर रही थी जितेंद्र नार्गे उसी गाड़ी को चला रहा था। उसे सिक्किम के बारे में अच्छी जानकारी थी। उसने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में अच्छी जानकारियाँ दी। उसने बताया, सिक्किम भारत का बहुत ही सुंदर प्रदेश है। यहाँ गंतोक, युमथांग और कटाव जैसे खूबसूरत स्थान हैं। कटाव में खूब बर्फ गिरती है। पर्वत, फूलों की घाटियाँ, दुर्बल वादियाँ, तीस्ता नदी और गिरते झरने आदि लेखिका के मन को मोह लेते हैं। उसने यह भी बताया कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। आगे जितेंद्र ने बताया, यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले अधिक रहते हैं। ये लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग शोक कार्य में 108 सफ़ेद पताकाएं और शुभ कार्यों में रंगीन पताकाएं फहराते हैं। यहाँ की स्त्रियां पत्थर और चाय की पत्तियां तोड़ने का कठिन काम करती हैं। बच्चे स्कूल से आने के बाद घर के कामों में सहयोग करते हैं। सिक्किम की स्त्रियों को चटक रंग के कपड़े अच्छे लगते हैं। जितेंद्र ने लेखिका को और भी कई बातें बताईं। प्रश्न नंबर 5, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? उत्तर, लेखिका ने लॉन्ग स्टॉक में घूमते चक्र के बारे में जितेंद्र से पूछा तो उसने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस बात को सुनकर लेखिका ने कहा कि चाहे मैदानी बाग हो या पहाड़ी, तमाम वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप, पुण्य और कल्पनाएं एक जैसी हैं। प्रश्न नंबर 6, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं? उत्तर, जितेंद्र नार्गे एक कार ड्राइवर है। वह लेखिका को घुमाने के साथ साथ कुशल गाइड का भी काम करता है क्योंकि उसे सिक्किम प्रदेश की अच्छी जानकारी है। एक कुशल गाइड में निम्न गुण होते हैं। पहला, उसे अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, कुशल गाइड को क्षेत्र के जनजीवन, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, उसकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। चौथा, उसका व्यवहार मित्र जैसा होना चाहिए। पांचवा, अच्छा गाइड पर्यटकों को कभी भ्रमित नहीं करता। छठवां, गाइड
को संबंधित क्षेत्र का इतिहास भी पता होना चाहिए, यानी वो जिस क्षेत्र के बारे में बता रहा उसके इतिहास के बारे में भी उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के हर पल को समेटा है। वह अपने विशाल रूप में नजर आ रहा था। गहरी गहरी घाटियां, रास्ते सकरे और जलेबी के आकार की दिखाई दे रही थी। रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते नजर आ रहे थे। झरने और नदियां अपने लय में थीं। कहीं कहीं चटक हरे और पीले रंग की मोटी चादर तथा प्लास्टर उखड़ी पत्थर की दीवारें दिखाई दे रही थीं। प्रश्न नंबर 8, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? उत्तर, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका उसमें खो सी जाती है। उसे लगता है प्रकृति अपना उसे परिचय दे रही हो। इस अनुभूति से उसके अंदर और बाहर की रेखा मिट सी गई है। वह इन विशाल पर्वतों, दूध की तरह सफ़ेद झरनों और हरियाली का आनंद ले रही थी। उसे लगता है कि निरंतर बहती नदी और फूलों की तरह अपनी महक को संसार में लुटाना ही सच्चा जीवन है। प्रश्न नंबर 9, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? उत्तर, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका ने देखा कि सड़क बनाने के लिए सुंदर और कोमल स्थानीय महिलाएं पत्थर तोड़ रही थीं। वे अपने हाथों में कुदाल और हथौड़ा लिए थीं। कुछ महिलाएं अपनी पीठ पर बड़ी टोकरी बांधे हुए थीं। उन टोकरियों में बच्चे भी बंधे थे। लेखिका के मन में विचार आ रहा था, इस स्वर्ग जैसे प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, गरीबी और जीने की इच्छा के मध्य लड़ाई जारी है। वह देखती है कि कैसे ये महिलाएं ममता और श्रम को एक साथ निभाती हैं। ये दृश्य ही लेखिका को झकझोर रहे थे। प्रश्न नंबर 10, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। उत्तर, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में निम्न लोगों का योगदान रहता है। नंबर 1, ट्रैवल वालों का, जो हमें लेकर जाते हैं। दूसरा, गाइड समस्त प्रकार की जानकारी देते हैं। तीसरा, दुकानदार हमें ज़रूरत का सामान प्रदान करते हैं। चौथा, होटल और धर्मशाला वाले जो ठहरने का उचित प्रबंध करते हैं। पाँचवां, टैक्सी और रिक्शा वाले हमें छोटी छोटी जगहों पर आसानी से पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय ठेला वाले, छोटे छोटे दुकानदार, चाय नाश्ते वाले, घोड़े वाले, पीठ या पालकी में ले जाने वाले लोगों आदि का भी योगदान रहता है। प्रश्न नंबर 11, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। उत्तर, यह बात सिक्किम की उन महिलाओं के लिए कही गई है जो सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती हैं। ऐसा ही दृश्य लेखिका ने पलामू और गुमला के जंगलों में आदिवासी महिलाओं को पत्ते तलाशते देखा था। ये महिलाएं घर चलाने के लिए काम करती हैं, साथ ही बच्चों को संभालती हैं, अर्थात कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं। यही नहीं, देश का हर आदमी कठोर परिश्रम करता है। वे अपने श्रम से बड़ी बड़ी इमारतों, पुलों, बिजली, इंटरनेट और रेल की लाइनों, सड़कों आदि का निर्माण करते हैं। वहीं किसान अन्न उगाने के लिए खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। बदले में उन्हें थोड़ी सी मजदूरी मिलती है। इस तरह ये सभी देश की आर्थिक प्रगति में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 12, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? उत्तर, आज की पीढ़ी घूमने फिरने के लिए पहाड़ी, नदी, झीलों और झरनों के पास गंदगी छोड़कर चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन नई नई गाड़ियों, कंप्यूटरों, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, प्लास्टिक का प्रयोग तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे जल और धुएं से तापमान बढ़ रहा है, जो सृष्टि के लिए बहुत ही हानिकारक है।
इसे रोकने के लिए हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, मोटर कारों का प्रयोग कम करेंगे, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे, सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करेंगे आदि। इसके साथ ही लोगों को प्रकृति की सुरक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। प्रश्न नंबर 13, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। उत्तर, प्रदूषण के कारण निम्न दुष्परिणाम सामने आए हैं। पहला, कहीं अधिक और कहीं कम बारिश हो रही है। दूसरा, सूखा पड़ रहा है। तीसरा, पहाड़ी भागों में भूस्खलन हो रहे हैं। चौथा, तापमान में वृद्धि हो रही है। पांचवा, कई भयंकर बीमारियां फैल रही हैं। छठवां, प्लास्टिक की थैलियों में बंद खाने की वस्तुओं को खाकर पालतू पशु मर रहे हैं। सातवां, बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं जिससे बड़ी हानि होती है। आठवां, खेल और फसलें बर्बाद हो रही हैं। प्रश्न नंबर 14, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। उत्तर, कटाव सिक्किम की एक खूबसूरत जगह है। यहाँ पर किसी प्रकार की दुकान ना होने के कारण कम लोग आते हैं। अगर अधिक लोग घूमने आएंगे तो दुकानें भी अधिक खुलेंगी। घूमते फिरते समय सैलानी इधर उधर गंदगी फैलाएंगे। लोग घर बनाकर भी रहने लगेंगे जिससे वहाँ की आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। आखिर में प्रदूषण भी बढ़ेगा तो प्रदूषण को नुकसान पहुँचेगा। इसलिए कटाव पर किसी भी प्रकार की दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। प्रश्न नंबर 15, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। उत्तर, प्रकृति ने जल संचय की अनोखी व्यवस्था की है। प्रकृति सर्दियों में पानी को बर्फ के रूप में जमा कर लेती है और गर्मियों में यही बर्फ पिघलकर नदियों द्वारा नगरों और गांवों में जल के रूप में पहुंचता है। दूसरी ओर बारिश के रूप में पानी बरसकर नदियों से होता हुआ समुद्र में जाता है। समुद्र का पानी भाप बनकर फिर बर्फ के रूप में जमा हो जाता है। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। प्रश्न नंबर 16, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। उत्तर, देश की सीमा पर बैठे फौजी निम्न कठिनाइयों से जूझते हैं। पहला, गर्मियों में गर्मी को सहन करना पड़ता है। दूसरा, सर्दियों में हड्डी जमा देने वाली ठंड में रहना पड़ता है। तीसरा, बारिश के समय तूफानी बारिश और भूस्खलन से जूझना पड़ता है। चौथा, शत्रुओं का हमेशा भय बना रहता है। पांचवा, जहाँ जंगल होते हैं वहाँ जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। छठवां, कभी कभी उन्हें भूखा भी रहना पड़ता है। इन तमाम खतरों का सामना करते हुए फौजी देश की रक्षा करते हैं। उनके प्रति हमारे निम्न दायित्व होने चाहिए। पहला, हमें उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। दूसरा, उनके परिवार वालों को बुरे समय में साथ देना चाहिए। तीसरा, उनके बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार पाठ साना हाथ जोड़ के सारे प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए। यह प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर इसमें कोई प्रश्न या उत्तर समझ में ना आया तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के और भी किसी पाठ से संबंधित या हिंदी विषय से संबंधित कोई समस्या हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। आप सुखी रहें और खुश रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।